नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और ईरान ने भी उसका जवाब दिया है। लेकिन जाहिर है कि इजराइल का हमला ज़्यादा ज़ोरदार था, ज़्यादा असरदार था और उसने ईरान के बहुत सारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसे भारी नुकसान पहुंचाया। उसका जो परमाणु ठिकाना था, परमाणु हथियार बनाने का ठिकाना था, उस पर हमला किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके 3 बड़े फौजी अफसरान को उसने मार डाला है। इसके अलावा आधा दर्जन के करीब उसके परमाणु वैज्ञानिकों को भी उसने मार गिराया है। तो इजराइल का हमला जाहिर है कि बहुत कारगर साबित हो रहा है। उसकी जो एयर पावर है वो ईरान के मुकाबले काफ़ी मजबूत है और ईरान का डिफेंस सिस्टम भी कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो इजरायली हमलों को रोक नहीं पाया है। यही नहीं, ईरान ने जो ड्रोन हमले किए उसको भी इजराइल ने अपने आयरन डोम के ज़रिए रोक दिया है। यानी ईरान इजराइल पर हमला करने में बहुत कामयाब नहीं होता दिख रहा है। ऐसी सूरत में स्थितियां बड़ी विकट हैं और सबसे बड़ी चिंता अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की होनी चाहिए तो वो ये है कि इजराइल को कैसे रोके, क्योंकि इजराइल एकदम से घमंड से चूर है और वो आसपास में तबाही मचा रहा है। हमने सब ने देखा कि पिछले लगभग 1 साल से इजराइल ने गज़ा में किस तरह का नरसंहार कर रखा है। क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या मर्द, सबको वो अपने सैन्य शक्ति का निशाना बना रहा है और करीब 1 लाख लोगों को वो मौत के घाट उतार चुका है। इसमें अधिकांश निरपराध हैं, निर्दोष हैं और आम नागरिक हैं। ये हमास के खिलाफ जंग जो उसने शुरू की थी वो उससे कहीं आगे निकल गया है और एक बर्बर राष्ट्र के रूप में सामने आया है और इसका विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। अभी पेरिस में उसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। यूरोपियन यूनियन भी उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल अगर बेलगाम है, और इसकी वजह भी सब जानते हैं कि अमेरिका की वजह से बेलगाम है, तो उसे रोकेगा कौन, कैसे रोका जाए? क्योंकि इजराइल के कदम रुक नहीं रहे हैं। वो अब ईरान पर अपनी सैन्य शक्ति का मुजाहरा कर रहा है, उस पर उसकी तबाही लिख रहा है और ये एक तरह से माना जाएगा कि ये और तमाम जो सीमाएं हैं उनको भी लांघते चला जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब इजराइल को रोका जाए। अब क्या पहले ही रोक दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब ये अति हो रही है और इसकी वजह से पूरा मध्य पूर्व जंग की चपेट में आ सकता है। कई जो वहाँ के मुल्क हैं उसे जंग में खींच सकते हैं और एक बड़ी जंग हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ख़राब होगा। बहुत बुरे दौर से दुनिया की अर्थव्यवस्था गुजर रही है और जो ख़ास तौर से तीसरी दुनिया के देश हैं, भारत जैसे देश हैं, जिनका जो पेट्रोलियम की जो आपूर्ति होती है वो इसी इलाके से होती है और अगर उसमें बाधा खड़ी हुई तो हर मुल्क के लिए एक चिंता का सबब होगा। नेतन्याहू वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए युद्ध को रोकना नहीं चाहते हैं। वो युद्ध को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वो युद्ध रोकेंगे उस दिन इजराइल के अंदर से ही, उनकी सरकार से ही बगावत होगी। उन्हें हटना भी पड़ सकता है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। उनके ऐसे कारनामे रहे हैं जिसकी वजह से उनका जेल जाना तय है। लेकिन चूंकि वो युद्ध के दौरान देश की कमान संभाले हुए हैं, इसलिए किसी तरह से वो बचते हुए आगे चलते जा रहे हैं। अब वो एक और युद्ध में चले जा रहे हैं। ईरान कोई हमास नहीं है, कोई हिजबुल्लाह नहीं है कि उसे आसानी से ख़त्म किया जा सके। ईरान की अपनी सैन्य शक्ति भले ही आधुनिक ना हो, लेकिन उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का ज़बरदस्त जखीरा है। उसके पास लगभग 11 लाख सैनिक हैं, जो कि इजराइल के मुकाबले बहुत कई गुना ज़्यादा है। इजराइल की आबादी केवल 90 लाख है, ईरान की आबादी 8 करोड़ के आसपास है और वो लंबी लड़ाई लड़ सकता है। लंबी लड़ाई वो लड़ चुका है इराक के साथ, सालों साल उसने लड़ाई लड़ी है और उसी इलाके में रहते हुए वो लगातार विभिन्न देशों के खिलाफ एक मुहिम भी छेड़ता रहा है। तो ईरान का अपना एक कैरेक्टर रहा है। उसने
कई अतिवादी संगठनों को मदद भी दी है, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो। लेकिन अब चूंकि हिजबुल्लाह भी लगभग ख़त्म हो चुका है, हमास भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, ऐसी सूरत में ईरान को निशाना बनाकर ईरान में तबाही मचाना ये उचित नहीं होगा किसी भी तरीके से। बहुत बड़ी जनहानि होगी और जो विश्व की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा वो तो हम सब समझ ही रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बन जाती है कि किसी भी तरह से इजराइल को रोका जाए। इजराइल को रोका जाए, उसके कई विकल्प हैं, कुछ रास्ते हैं जिन पर काम किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रूस और चीन की हो सकती है। अगर ये दो मुल्क चाहें तो इजराइल को रोक सकते हैं, अमेरिका को भी रोक सकते हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकियां बेशक दे रहे हों, लेकिन वो खुद नहीं चाहते कि युद्ध हो। वो लगातार जब से सत्ता में आए हैं तब से वो अवॉइड कर रहे हैं, नहीं चाहते कि अमेरिका कहीं युद्ध में फंसे। और अगर मध्य पूर्व में ईरान उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो उसे भी युद्ध में कूदना पड़ेगा और फिर एक बड़ी जंग वहाँ पर छिड़ सकती है, जिसमें अमेरिका के सैनिकों को भी भागीदार बनना पड़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते हैं, वो शायद ये कहा जा रहा है कि नहीं चाहते कि इजराइल या नेतन्याहू ईरान पर इस तरह की कोई कार्रवाई करे। लेकिन नेतन्याहू एक तरह से अब अपने आप को ऐसी स्थिति में पा रहे हैं जहां वो अमेरिका को भी दरकिनार करके ईरान पर हमला कर रहे हैं। तो नेतन्याहू पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि रूस और चीन ट्रंप के साथ बातचीत करके, और यूरोपियन यूनियन जो कि अब इजराइल के खिलाफ हो चुकी है, जो गज़ा में नरसंहार इजराइल कर रहा है उसके खिलाफ हो चुकी है, वो भी उसके साथ आ सकती है। और अगर ईरान के परमाणु शस्त्रों से या परमाणु कार्यक्रम से, परमाणु शस्त्र तो उसके पास नहीं है, जबकि इजराइल के पास माना जाता कि 80 से 100 परमाणु बम मौजूद हैं, तो ईरान जो कि परमाणु शस्त्र विहीन है, वो परमाणु कार्यक्रम अपना चला रहा है। उसके दोनों पर्पज हो सकते हैं, हथियार बनाना भी हो सकता है और परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना भी। तो अगर ये दोनों राष्ट्र जो बड़े ताकतवर मुल्क हैं, रूस और चीन, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएं और एक समझौता जो ट्रंप थोपना चाहते हैं उसको सम्मानजनक बनाए, उसमें उसकी वो शर्तें जो इजराइल को नामंजूर हैं या वो अति हैं, उनको हटाकर अगर समझौता हो सके। याद कीजिए कि ओबामा के कार्यकाल में एक न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें यूरोप के कई देश, रूस गारंटर बने थे और उसको ईरान ने भी स्वीकार किया था। उस डील को पिछले टर्म में ट्रंप ने खारिज कर दिया था और उसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए थे। अब उस डील को रिवाइज करके लागू करने की ज़रूरत है। अगर न्यूक्लियर डील को फिर से लागू करने में रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन के लोग, देश अमेरिका के साथ मिलकर कोई एक पहल करें तो इजराइल को रोका जा सकता है, इजराइल के इस हिंसक अभियान को रोका जा सकता है। इजराइल एक बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार कर रहा है, उन्मादग्रस्त राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है। उसे अपनी सैन्य शक्ति का इतना गुमान हो गया है कि वो ऐसा खुद को मानता है कि वो कुछ भी कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा सकता है और अपनी मर्जी के हिसाब से मध्य पूर्व का नक्शा भी बदल सकता है, बदलने की कोशिश कर रहा है। वो गजा पट्टी, वेस्ट बैंक को हड़पना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, जबकि अभी हाल में ही यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देते हैं, दोबारा से दोहराया है। और ये तो संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन भी है, भारत भी उसके साथ खड़ा रह चुका है। अब भारत का जो नेतृत्व है वो उसकी कूटनीति और विदेश नीति दोनों भ्रमित अवस्था में दिख रही हैं। वो अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, इस तरह की हरकतें करके अपने को अविश्वसनीय बना रहे हैं। बहरहाल भारत की भूमिका इस पूरे मामले में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती अगर वो पहले से सक्रिय होता, पहले से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता तो उसको माना जा सकता था। तो भारत अब उस तरह की ना तो आर्थिक शक्ति ज़रूर है, लेकिन
जो लीवरेज उसके पास है उसने उनका इस्तेमाल न करके अपने आप को कमज़ोर कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन रूस और चीन के साथ ऐसा नहीं है, या यूरोप के जो कई देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन सारे देशों को मिलकर इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए, अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए कि मध्य पूर्व में जंग नहीं चाहिए। जंग आत्मघाती होगी, मध्य पूर्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह होगी। कोई भी जंग फ़ायदेमंद तो होती नहीं, लेकिन ये जंग और भी ख़तरनाक है। और इजराइल के इरादे बहुत ख़तरनाक हैं। वो एक गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है, एक रॉग स्टेट की तरह व्यवहार कर रहा है, वो बदमाश देश की तरह व्यवहार कर रहा है, जो किसी भी तरह के नियम कानूनों की परवाह नहीं करता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उसको नियंत्रित किया जाए, उसको अनुशासित किया जाए। और ये तभी संभव हो सकता है जब अमेरिका को समझाया जाए कि वो इजराइल के साथ जो उसके संबंध हैं उसको अब नए सिरे से परिभाषित करे, या कम से कम इजराइल की जो उन्मादी प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाए। इजराइल की ये जो युद्धोन्माद है उस पर अंकुश लगाए। और ये हो सकता है क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग दोनों के पास उस तरह की ताकत है। देखिए चीन ने किस तरह से ट्रंप को अपनी शर्तों के हिसाब से झुका लिया और ट्रेड वार को अपने ख़त्म कर दिया, एक तरह से टैरिफ वार को ख़त्म कर दिया, और एक समझौता दोनों महाशक्तियों के बीच में हो गया है। तो चीन के पास वो शक्ति है कि जिसको अमेरिका भी अब मानने लगा है, अमेरिका को स्वीकार करना पड़ रहा है। तो चीन अगर ऐसा करेगा तो ये संभव है। दूसरा तरीका ये है कि चीन और रूस अगर पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हो जाएं, तब भी इजराइल को चिंता करनी पड़ेगी, अमेरिका को चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर एक बड़े युद्ध, बल्कि विश्व युद्ध का खतरा खड़ा हो रहा है। और उस सूरत में जो ट्रंप अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा लेकर चल रहे हैं, उसको गुब्बारे पर और पिन चुभ सकती हैं। इसलिए ये दोनों ही तरीकों से अमेरिका को मनाया जा सकता है, उससे झुकाया जा सकता है, इजराइल को भी रोका जा सकता है, और ईरान को भी अगर बांधने की ज़रूरत है तो वहाँ भी उसे बांधा जा सकता है, जहाँ तक परमाणु कार्यक्रमों का ताल्लुक है, या जो उस खित्ते में, इलाके में जो वो अतिवादी संगठन है उनको मदद देता है, उनके ज़रिए जो इजराइल के खिलाफ मुहिम चलाता है, उसे रोकने की बात है। उस मामले में भी तेहरान को राज़ी किया जा सकता है इस बड़े ख़तरनाक युद्ध को टालने के लिए। लेकिन अगर अमेरिका का एजेंडा ये है कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है, वो चाहता है कि वहाँ जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम है, उसको बदलना है और इस युद्ध को थोड़ा लंबा खींचना है, इस हमले को ज़रा लंबा चलाना है, ताकि ईरान के अंदर से ही विद्रोह पैदा हो, विरोध पैदा हो, और जो खमैनी की सत्ता है उसको वो उखाड़ फेंके। तो हो सकता है कि ये एक रणनीति के तहत अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वहाँ की जो सत्ता है, जिसके पास पूरा सैन्य तंत्र है, उसके खिलाफ वहाँ के लोग इस तरह से उठ खड़े होंगे कि उसे अपनी सत्ता छोड़नी पड़ जाए। उल्टा ये हो सकता है कि दमन और बढ़ जाए और ज़्यादा कुचले जाएं लोग सैन्य और पुलिस बल का इस्तेमाल करके। तो वो एक और स्थिति, विकट स्थिति ईरान में बनेगी। लेकिन जाहिर है कि वो असुविधाजनक स्थिति होगी वहाँ के रिजीम के लिए, क्योंकि तब फिर उसे अंदरूनी फ्रंट पर भी लड़ना पड़ेगा और इजराइल से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो देखना यह है कि अब ईरान के पास इस युद्ध से निपटने की कोई रणनीति है भी या नहीं। लगातार वो ये तो कहता रहा कि हम जमकर जवाब देंगे और इजराइल को अच्छे से सबक सिखाएंगे, तमाम नसीहतें वो देता रहा है कि हम तैयार हैं। अगर वो तैयार है तो ये तैयारी की परीक्षा भी अगले 24-48 घंटों में हो जाएगी, या हो सकता है एक आध हफ्ते का समय ले वो। लेकिन अगर ज़बरदस्त हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर नहीं हुआ और बड़े पैमाने पर वहाँ वो नुकसान पहुँचाने में कामयाब नहीं हुआ, तो इससे इजराइल के हौसले और बुलंद होंगे।
अमेरिका के हौसले और बुलंद होंगे और ईरान पर फिर हमलों की बारिश हो सकती है। तो ये तमाम परिस्थितियां बड़ी जटिल हैं, बहुत सारे पेंच एक दूसरे से उलझे हुए हैं। ऐसी सूरत में तमाम जो बड़े ताकतवर मुल्क हैं जो इन परिस्थितियों में एक भूमिका अदा कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए ताकि स्थितियां उतनी विकट ना हो जहां पर पूरी दुनिया के लिए खतरा खड़ा हो जाए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।